Good morning students, welcome back in the 11th class political science online class। कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक होंगे? और बढ़ते हैं आगे। हाँ, जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, पेंडिंग रह रहा है, वो अब DPSP कौन सा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हम स्टार्ट करें, ये लास्ट रहने वाला है। इसके बाद जो है हमको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पर उससे पहले एक जो मेरे को काफ़ी ठीक लगा कि कुछ लोग आके बोल रहे हैं, तो कुछ लोगों ने या पर्टिकुलर लोगों ने जो है एक सजेशन दिया है, उसको ऑब्जेक्शन तो मैं नहीं मानूंगा, सजेशन दिया है कि हमें जो है ना ये नोटबुक के टेक्स्ट बुक के पीछे से जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, ये क्या करवा रहे हो आप, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है ना, आप जो है बीच में से करवाइए। ठीक है, बीच में से मीन्स जो है पूरे चैप्टर के नोट्स लिखवाइए। ठीक है ना, तो जिस स्टूडेंट की इस तरह की जो माइंडसेट है और ये इतना दिमाग चल रहा है, मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स का है, क्योंकि इतना चलता नहीं स्टूडेंट्स को तो जो टीचर पढ़ाते हैं वही चलता है। किसी के पेरेंट्स ने या किसी के एल्डर ब्रदर सिस्टर ने उनको ये सजेशन दिया है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि 11th और 12th में एक्चुअली क्या होता है कि जब चैप्टर पढ़ाते हैं ना, तो उसको समझाते हैं और साथ साथ में जो है लिखवाते हैं। यही रूटीन रहता है और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है आपका, यही रहता है। पर अभी क्या सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि अभी जो है फिजिकल क्लास नहीं है। अभी क्या आपकी जो फिजिकल क्लास है ना, वो नहीं हो पा रही है, सबसे बड़ी दिक्कत है। और सेकेंड जो बड़ी दिक्कत आ रही है, वो आ रही है वीक में जो है आपका अल्टरनेट ही रहता है, क्लास जो है अल्टरनेट रहता है। अगर मैं ये सारी चीज़ें जैसे मैं लिखवाऊँ अगर क्लास के अंदर, ठीक है ना, जैसे DPSP क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, और लिखवाते भी हैं, तब लिखवाते हैं जब रोज आपका 1 घंटे का पूरा पीरियड आता है क्लास के अंदर, फिजिकल क्लास के अंदर। ठीक है ना, तब इजी हो जाता है। और क्लासेस भी बहुत होती है, क्योंकि जब अप्रैल से या जुलाई से स्टार्ट करते हैं तो लास्ट अराउंड मार्च तक जो है हमें टाइम मिलता है, तो उसको हम लिखवा सकते हैं। अभी अल्टरनेट क्लासेस में हम अगर लिखवाने बैठ जाऊँ तो चैप्टर जो है बहुत मुश्किल से जो है वो कंप्लीट होगा। इसीलिए जो है मैं बार बार कहता आया हूँ कि हर चीज़ को मैं बार बार बोल के यूँ समझा रहा हूँ। ये चैप्टर बहुत डिले चला है, बहुत धीरे चला है, फर्स्ट चैप्टर जो हमने किया है। और स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया था, 2-3 जो भी क्लास चला था, वो इसीलिए था समझाने के लिए कि किस तरह से बच्चे को मैं उस एंगल पे लेके आऊँ। और जब मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि रोज़ चैप्टर जाके पढ़ो, किसी कोई भी वर्ड में दिक्कत आ रही तो मुझसे पूछ लो आप। वो इसीलिए था कि अगर आप जब पूरा गो थ्रू हो जाओगे वर्ड टू वर्ड, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपको बता पाऊँगा ईजीली। अभी इस क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस में जो है ये जो है डिक्टेट करवाने वाला जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, जिनकी भी प्रॉब्लम थी उनकी बात बिल्कुल सही है कि जो है इस तरह से हमें पूछा जाता है, तो मैं उनको बता देता हूँ। वो इसीलिए ये पूरा प्लेटफॉर्म पे इसलिए स्टार्ट किया था, या सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है 3-4 दिन इसीलिए चलाया था कि आपको पता चल सके कि किस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है ना, बाकी 11th-12th क्लास में उधर भी हो, उधर ब्लॉक में हो, अपने ब्लॉक में हो, कहीं पर भी हो, जनरली जो है सारी चीज़ें लिखवाई जाती है। ठीक है ना, तो उसकी आप चिंता ना करें, वो सब हम करवा देंगे। पर उसके लिए आपको जो वेट करना पड़ेगा किसका? स्कूल ओपन होने का। ठीक है, अभी थोड़ी सी हलचल हुई है, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, कल पेपर के अंदर भी देखा होगा आपने। उसके अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस बता दी थी कि जो भी स्कूल खोलना चाहते हैं ना, ठीक है, उनके लिए बता दिया था कि आप जो क्या कीजिए कि पूरा बनाइए, किस गेट से आएंगे, कितना दूर बैठाएंगे, वगैरह वगैरह। तो ये सारी सिस्टम है। अब वो स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ा हुआ है कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट करनी है। वो आप पे मीन्स जो भी पर्टिकुलर स्टेट है, जैसा हमारा राजस्थान है, स्टेट गवर्नमेंट अभी तक जो है कोई डिसीजन लिया नहीं है इस रिगार्डिंग के स्कूल खोलनी है या नहीं खोलनी है। बाकी सब कुछ खुल चुका है, स्कूल जो है वो पेंडिंग है। इतना तक कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो भी खुल चुके हैं। ठीक है ना, उनको तो खोलना ही इलीगल है, आप समझ रहे हो, कोचिंग तो खुलना इलीगल ही है। स्कूल तो फिर भी गाइडलाइन के लिए खुल सकते हैं, कोचिंग खोलना है, पर वो सब खुल रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और सारे बच्चे वहाँ जा भी रहे हैं। ठीक है ना, तो ये वाली दिक्कत है। और दूसरा जो है, मैं कहूँगा तीसरा जो है, आपका सिलेबस जो है अभी तक वो फिक्स नहीं हो पाया। समझ रहे हो मेरी बात? इस चैप्टर में ये जो 2 बुक है आपके, उनमें से जहाँ तक है 40% अराउंड जो है आपका सिलेबस जो है वो इस बार हटने वाला है। हटने वाला क्यों है? हमको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है टाइम कम रहा है, क्योंकि मार्च अप्रैल में तो एग्जाम है। और 10th और जिनके भी 12th है, जो भी अपर क्लासेस में है, उनके लिए तो बोर्ड है मार्च में, तो बहुत कम टाइम रहा है उनके लिए। तो इसलिए जो है ये क्लासेस इस तरह से चल रही है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, यहाँ पे आए तो आप
को क्या है कि एक्सपीरियंस और ट्रेन टीचर ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो है कोई उठा के आपको ऐसे जनार्दन पढ़ाया जा रहा है और क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं बच्चों की तरह, ऐसा नहीं है। वो इसलिए करवाइए एक्सरसाइज कि आपको जो है पता रहे कि थिंकिंग प्रोसेस हमें किस तरह से रिलेट करना है, सोचना क्या है, आगे किस तरह से चलना है। क्योंकि ना तो आपका ओरिएंटेशन हुआ है, ना आपकी कोई क्लास हुई है, ठीक है ना, उसके बिना जो है वो फील नहीं आता एक क्लास का पर्टिकुलर, ठीक है ना। तो उसकी चिंता ना करें आप, जो मैं कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट डे कहा था, मुझ पर कॉन्फिडेंस रखें आप, ठीक है ना। अच्छा मैं समझता हूँ ठीक ठाक जानकारी भी है, तो उसके हिसाब से आपको अच्छा पढ़ा दिया जाएगा और सब कुछ जो है कवर करवा दिया जाएगा, उसकी चिंता ना करें। और कोई इशू है तो बोले आप, बिल्कुल जिन्होंने भी बोला है बहुत सही रेलेवेंट पॉइंट है, और उसका आंसर मैंने आपको आज को दे दिया है। जैसे ही स्कूल खुलेगी आपको जो है चैप्टर्स वाइज जो है हाँ, दूसरा ये हो सकता था कि जो है आप नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। समझ रहे हो मेरी बात, हर चैप्टर की जो है नोट्स लिख के। इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि जो नए हैं वो नहीं जानते हैं, पुराने बच्चे वो समझते हैं कि मेरे पास जो है सुबह से लेके जो अराउंड शाम तक जो है यहाँ पेंडिंग वर्क रहता है। ये जितने भी 3 सेट लगे हुए हैं आपके ऑनलाइन क्लासेस के, हमारे यहाँ पे 3 ब्लॉक चलते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और आपका जो अपर क्लास 11th-12th इंग्लिश मीडियम, 3 ब्लॉक अलग अलग है। इन सब की क्लासेस अरेंज करवाना, प्रैक्टिकलिटी सॉल्व करवाना, और रात को फिर शाम के टाइम जो है इनको क्या अपलोड करना, उसमें रात को 10:30 बज जाते हैं। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देता, ठीक है ना। तो मेरे सब्जेक्ट, जिसका भी सब्जेक्ट है मेरा पॉलिटिकल सब्जेक्ट, उनको जो है रुकना पड़ेगा क्लास ऑन होने तक, ठीक है ना। बाकी 12th में आप यही, और 11th में क्लास होगी तो लिखवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब ये जो क्या था, क्यों है ये ऐसा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। पार्ट 4 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका जो आर्टिकल नंबर 36 से 51 है, उसके अंदर जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे रखा है। तो सबसे पहले क्या इसका समरी है, उसको नहीं चलते, मैं एज इन इसको वर्ड को ही लो आप, डायरेक्ट सिंपल जो है मेरे साथ चलो और इसको सिंपल वर्ड को लो। ये क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिव। डायरेक्टिव मतलब कि डायरेक्शन देना, ठीक है ना। फिर क्या है, प्रिंसिपल क्या होते हैं, कुछ रूल्स, ठीक है, कुछ थ्योरीज या कुछ सिद्धांत जो है आपके, ऑफ किसके, स्टेट, मतलब कि जो भी आपका पर्टिकुलर स्टेट है। अब यहाँ पे स्टेट कौन सा है, हम जिसको स्टेट कहते हैं राजस्थान, वो स्टेट नहीं, स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये गवर्नमेंट की बात कर रहा है, या स्टेट के 4 एस्पेक्ट होते हैं, समझते हो ना वो। और पॉलिसी क्या होती है, जो ऑपरेटिंग या इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोई भी आप रूल जो बनाते हो या किसी के लिए जो एक डिसीजन लेते हो, वो होती है आपकी पॉलिसी। तो सिंपल, मैंने अभी कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया है, क्योंकि ये जो है हर टीचर का जो है अलग होता है आपका क्राइटेरिया, किस तरह से बच्चों को जो है अननोन से नोन पे लेके आना। जब आप बीएड वगैरह करते हैं तो उसमें सिखाया जाता है कि टीचिंग क्या होती है, अननोन से नोन की तरफ ले जानी, अज्ञात से ज्ञात की तरफ। बच्चों को कुछ नहीं पता है, उस ब्लैंक से जो है यहाँ पर लेके आना। अगर मैं डायरेक्टली से सब कुछ बता दूँ तो आपको ईजिली समझ में नहीं आएगा। तो सबका तरीका अलग होता है, मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट पड़ता है, इसीलिए जो है बच्चे पे भी जो है अलग इंप्रेशन पड़ता है। आप नए हो, जो पुराने हो, सब समझते हैं, ठीक है ना। अब सिंपल ये कोई लाइन लिखी हुई थी और मैंने आपको सिंपल जो है समझा दिया है। अब आइए, डायरेक्शन मतलब कि कोई निर्देश वगैरह दे रहा है, किसके क्या डायरेक्शन दे रहा है, कुछ रूल्स बना के। कौन दे रहा है, गवर्नमेंट जो है वो दे रहा है, जो भी पॉलिसीज बनाएगा गवर्नमेंट जो है। तो थोड़ा थोड़ा हमें इसमें ये समझ में आया इस लाइन से, अपनी 10th क्लास तक की थिंकिंग से, कि सब ये जो पूरी थ्योरी है ना, वो ये बता रही है कि गवर्नमेंट को कुछ रूल्स जो बने हुए हैं वो डायरेक्ट किए हुए हैं या किसी ऊपर की बॉडी ने। ऊपर की बॉडी कौन है, अब जैसे पॉलिटिकल पढ़ रहे हो इतने दिन से, ऊपर की बॉडी हमारे यहाँ पे तो एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शन दिए हैं, जो रूल्स बने हुए ना उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे कुछ डायरेक्शन दिए हैं कि इस तरह से चलो, अपनी पॉलिसी इस तरह से बनाओ। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को बोलता है अपने जो रूल्स बना रहे हो ना, ठीक है, उसमें जो है किस तरह से आपको चलना है, वो आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है, किन के लिए, पब्लिक के लिए, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटी रूप से ये चीज़ है। अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर कि ये एक्चुअली है क्या। देखिए, आपने अभी तक जो है, इरेज नहीं करता हूं, आपने जो है फंडामेंटल राइट्स अभी आपने पढ़ा था, ठीक। फंडामेंटल राइट्स किसमें था, पार्ट 3 में।
आर्टिकल कौन सा लगता है उसमें? 12 से 35, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या थे? एक ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स थे जिसके अंदर आपको ये बताया गया था कि आपको कुछ राइट्स मिले हुए हैं एज ए ह्यूमन। कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ठीक है। वो आप अगर पढ़े एक्सप्रेशन का, इक्वलिटी का, फ्रीडम का, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क जो है सब कुछ। फिर आपने लास्ट पढ़ा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32, जिसके अंदर आपके 5 जो है रिट आती है, ठीक है। ये सब समझे थे। मीन्स अगर जो ये राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या लगा सकते हो? रिट लगा सकते हो। हर अलग अलग स्टैंडर्ड की है कि ये अगर राइट गया है, वो राइट गया है, तो किसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी रिट लगानी है वो मैंने आपको समझा। ये तो बात रही यहाँ की। पर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जब गवर्नमेंट के हाथ बंध जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बोलता है कि अगर सबको फंडामेंटल राइट्स इस तरह से मिलने लगे पूरी तरीके से, तो जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो पॉलिसीज़ बना रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तब कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट को पावर देता है कि हाँ कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे रखो आप, जो किसके अंदर आएंगे? इस डीपीएसपी के अंदर आएंगे, जिसमें क्या हो सके आपका भी जो है जो क्या कह रहे हैं अथॉरिटी चल सके। सिंपल एग्जाम्पल से समझिए आप। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट का क्या काम है? इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो है डेवलपमेंट करवाना। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम क्या है? डेवलपमेंट कराना। डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर। वो लॉ क्या था कि सर एक फिक्स जगह है, ये देखो, ठीक है, यहां बहुत सारे घर बने हुए हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट का प्लान था कि एक रोड बनानी है बड़ी सी, ठीक है, और जो रोड बनानी है ना वो किसी सर्कमस्टांसेस से या किसी कारण से जो है, मान लो यहाँ पे कोई नदी है या यहाँ पे कुछ XYZ बन नहीं सकती, वो जो है इसी एरिया से गुजरेगी इस तरह से, बड़ी रोड जो है, ठीक है। ये रोड जो है क्या कर रही है? एक हाईवे को दूसरे हाईवे से जोड़ रही है, एक हाईवे को दूसरे हाईवे से जोड़ रही है, ठीक है। अगर ये रोड नहीं होती तो क्या होता? एक आदमी को पूरा यहाँ से घूम के आना पड़ता। तो शॉर्टन करने के लिए क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? एक डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा कि इस हाईवे को इस हाईवे से जोड़ने के लिए बीच में से सड़क निकाल देते हैं। और पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, वो इस एरिया से जा रही है और कुछ जो ये घर है ना ये बीच में आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि डेवलपमेंट के लिए हम ये घर जो है इनको यहाँ से हटवा सकते हैं, और जो भी लोग रहने वाले हैं, क्योंकि इनका भी फंडामेंटल राइट्स है, जो भी लोग रहने वाले हैं उनको कंपनसेशन देंगे, डीएलसी रेट से कंपनसेशन देंगे उनको अच्छा खासा, और वो अपना घर जो है थोड़ा और आगे कहीं या और कहीं बनवा सकते हैं, पैसे पूरे देंगे हम उनको, ठीक है ना। तो ये तो थी चीज, एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम कर रही है गवर्नमेंट। पर आप में से कोई इंटेलिजेंट आदमी जिसने नया नया जो है कानून पढ़ा है, आधा जानता है या जो भी है, वो आके खड़ा हो जाता है। कोई भी इंडियन सिटीजन आप पे नहीं लेते हैं, ठीक है, मेरे जैसा कोई अनपढ़ आदमी आके खड़ा हो जाता है इंडियन सिटीजन, और वो अड़ जाता है कि मेरा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, कि मुझे जो है मेरे घर से कोई नहीं हटा सकता, ठीक, मैंने बहुत मेहनत से घर बनाया है और ऐसे कैसे आप हटा दोगे, ठीक है ना। तो इसमें एक एक्सेप्शन है कि हमारे यहाँ पे जो पहले फंडामेंटल राइट्स थे ना, उसमें एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था, उसको हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी भी था। उसके के अंदर क्या होता था कि हर आदमी को अपनी प्रॉपर्टी का राइट है और उसकी मर्जी के बिना आप प्रॉपर्टी ले नहीं सकते। अब गवर्नमेंट बोल रही है ये काम करना तो जरूरी है, अगर प्रॉपर्टी नहीं लेंगे इसकी तो ये जुड़ेगा कैसे, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा लार्जर इंटरेस्ट में ज़्यादा लोगों का भलाई देखते हुए गवर्नमेंट ने ये रोड बना दी, और ये वाले जो घर थे ना, बोले भाई एक्विजिशन कर लिया। तो कुछ लोग जो थे आपकी तरह अच्छे लोग, उन्होंने तो बोला हाँ बिल्कुल ले लीजिए, क्या हो गया, घर सड़कें तो बन रही है। पर एक जो मेरे तरह अनपढ़ आदमी था, उसने बोला राइट टू प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल राइट मैं पढ़ के आया हूँ 11th में, अभी मैंने पढ़ा है, कैसे कैसे हटा दोगे, ठीक है ना। तो इस तरह के लोगों को मना करने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं। और हमेशा जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो उसको और डिस्क्राइब करते रहते हैं कि नहीं, अगर वास्तव में लार्जर इंटरेस्ट का काम है, पब्लिक वेलफेयर का काम है, तो कुछ जो छोटी चीज़ें है उस वक्त में जो है फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट या वायलेशन नहीं, एक तरीके से क्या है, थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको अलग जगह दे रहे हैं, वहाँ बना लेना, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ों के लिए है गाइडलाइंस दे रखी है कि गवर्नमेंट जो है लोगों की भलाई के लिए
वीकर सेक्शन की भलाई के लिए, बच्चों की भलाई के लिए, या और भी अलग अलग वुमेन्स वगैरह सबकी भलाई के लिए जो है प्रोग्राम्स बना सकती है, पर वो जरूरी नहीं है, समझ रहे हो, जरूरी नहीं कि इम्प्लीमेंट करे ही करे। तो एक सिंपल एग्जाम्पल था। तो उस वक्त क्या हुआ था कि फंडामेंटल राइट में से फिर बाद में जो है उस फंडामेंटल राइट को, राइट टू प्रॉपर्टी को, इस फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था और उसको जो है लीगल राइट कर दिया। बोला फंडामेंटल नहीं है, जरूरी नहीं है सबको मिले, अगर गवर्नमेंट की जरूरत होगी तो ऐसा चीज कर सकती, ठीक है ना। तो ये एक एक्सेप्शन था फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी, और इसी से रिलेटेड भी था, जो है मैंने साथ में पढ़ा दिया। अब फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या, डीपीएसपी पे। तो डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी ऐसी गाइडलाइंस है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये क्या है? ऐसी गाइडलाइंस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है, किसको? गवर्नमेंट को, शॉर्ट में लिखा हुआ है गवर्नमेंट को, कि आपको जो है डिफरेंट सेक्शंस जो है, चाहे वीकर सेक्शन हो गया, वुमेन हो गया, और जो पैरालाइज वगैरह हो गए, जो भी है, बूढ़े बच्चे वगैरह, सबके लिए जो है काम करवाने हैं, पर कंपल्सन नहीं है। क्या है? काम तो करवाने हैं, गाइडलाइंस है, लॉज तो, पॉलिसीज तो बनानी है, पॉलिसीज तो बनानी है, पर वो कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। फिर से समझो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि सभी जो बच्चे हैं उनको जो एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, मिलनी चाहिए, और गवर्नमेंट भी पूरा ट्राई कर रही है, पर कोई बच्चा ऐसा हो जो उसके पेरेंट्स भेजना ही नहीं चाहते, या उस एरिया के अंदर जो है हाथों हाथ जो है कोई स्कूल बनानी जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है या थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसके अंदर, उस वक्त जो है गवर्नमेंट जो है वो बोल देती है कि सर ये हो ही नहीं पा रहा है, हमें थोड़े दिन रुकना पड़ेगा, 2 साल 3 साल बाद ही यहाँ स्कूल होगा। अब वहाँ पे आप अगर खड़े हो जाते हो कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है पढ़ाना है, पढ़ा, अरे कैसे पढ़ाऊँ, अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, या तो आप हमारे साथ चलो, हम आपको और कहीं ट्रांसफ़र कर देते हैं, रहना भी उसी एरिया में है, पढ़ना भी वहीं है, अभी पॉसिबल नहीं है, हम कर रहे हैं, 2 साल के अंदर अंदर आपके सब प्रोवाइड करवा देंगे स्कूल वगैरह, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है, अभी के लिए थोड़ा आप। तो ये ऐसे प्रिंसिपल है जिसके लिए कंपलसरी नहीं है गवर्नमेंट के लिए, समझ रहे हो। फंडामेंटल राइट में क्या है? गवर्नमेंट को देना ही देना है, फ्रीडम है तो देनी है, ठीक है, इक्वालिटी है तो देनी है, रिजर्वेशन देना है, माइनॉरिटीज जो है, चाइल्ड जो है, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देना, ये सारी चीज़ें देनी कंपलसरी है। ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना, गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, और गवर्नमेंट जो है वो बोल सकती है कि हम कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, पर ऑटोमेटिकली अभी देना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, कुछ टाइम रुक जाइए, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है वो सारी चीजें या वो सारी जो है गाइडलाइंस आ जाती है। इसका दूसरा पर्सपेक्टिव एक और आता है, ये क्या है भाई? डीपीएसपी। देखो डीपीएसपी में ये भी है, सेकंड जो पर्सपेक्टिव है वो है कि इस तरह के गाइडलाइंस है जो एक आइडियल कंट्री जो है ना, आइडियल कंट्री बनने के लिए, इंडिया को आइडियल कंट्री बनाने के लिए कुछ रूल्स है या कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई है, कुछ रूल्स या कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई है। देखो मैं हर पर्सपेक्टिव को जो है 2-3 एंगल से घुमा के समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको जो है समझ में आ सके। सिंपल मैं सीधा बता दूंगा ऑब्जेक्टिव तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? कुछ आइडियल्स है, सॉरी ये आइडियल है जो कंट्री को एक अच्छी कंट्री बना सकते हैं, ठीक है ना, इंडिया को जो है आइडियल कंट्री बना सकते हैं, पर उसके अंदर भी क्या बहुत सी डिफिकल्टीज आ जाती है, ठीक है ना। इसलिए जो है इन सारे प्रिंसिपल को इस कैटेगरी में रखा गया है, पार्ट नंबर 4 में 36 से 51 फंडामेंटल राइट में नहीं रखा है। वो इसलिए है कि भाई एक स्टूडेंट जो है उसको आदर्श स्टूडेंट, आइडियल स्टूडेंट बनाना है, ठीक है ना। उसके लिए क्या होना चाहिए? वो अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए, समझदार भी होना चाहिए, उसके घर में भी अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, स्कूल में भी टाइम पे आना चाहिए। तो क्या हर बच्चा ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आइडियल क्या है? मानक है। जैसे सीधी सी बात बताऊं, क्या हर आदमी श्री राम बन सकता है क्या? नहीं। श्री राम क्या है? भगवान जो है वो हमारे लिए एक आइडियल है, हमें उनकी तरह बनना चाहिए, कंपलसरी नहीं, हमें उनकी तरह बनना चाहिए, कंपलसरी नहीं, ठीक है ना। तो वो बातें, वो सारी बातें जो हमें श्री राम बनाने के लिए मजबूर करती है या कहती है बनना ही बनना है, वो तो हो गया फंडामेंटल राइट्स। और वो बातें जो हमें गाइडलाइंस देती है, डायरेक्शन देती है कि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा श्री राम बन सकोगे,
जरूरी नहीं है आप करो ही करो बस। तो गवर्नमेंट को ऐसी डायरेक्शंस दे रखी है, ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स बना रखे हैं कि आप जो है सबकी भलाई का काम करो, डेवलपमेंट का काम करो, और भी डिफरेंट सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें करो आप, ठीक है ना। पर ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना, कि भाई करना ही करना है। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। गवर्नमेंट का काम क्या है, सारे ओल्ड जो पीपल है उनको जो है प्रोटेक्शन देना, और गवर्नमेंट देती भी है। पर क्या ये पॉसिबल है, आप खुद ही सोचो कि 30 के 30 करोड़ जो बूढ़े लोग हैं उनको गवर्नमेंट एट ए टाइम सबको खाना दे सकती है क्या? नहीं दे सकती, पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है ना। गवर्नमेंट का काम है करना, ऐसी गाइडलाइंस बनानी, ऐसे प्रिंसिपल जो है ऐसी पॉलिसीज बनानी, और गवर्नमेंट ने बनाई भी है। पर क्या सबको, अब गवर्नमेंट सबके घर पे जाके तो खिला नहीं सकती, या जो भी बेसहारा है उनको तो दे नहीं सकती ना, ठीक है ना। तो इसलिए जो है अब उसमें क्या होता है कि कोई आके खड़ा हो जाता है आपके जैसा कि साहब लिखा हुआ है 30 करोड़ ओल्ड एज जो है लोग, उनको जो है सबको खाना देना जरूरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो आपने जो है 29 करोड़ इतना लाख को दे दिया, एक जना हमारे रह गया, इसको तो आपने दिए ही नहीं, ठीक है ना। तो इस केस को बचाने के लिए, या इस तरह के जो केसेस है जिसको फुलिश या इडियट केसेस कहते हैं, जिनमें आप सीधा कोर्ट में जाके खड़े हो जाओ, बोला ये फंडामेंटल राइट है हमारा, 30 के 30 करोड़ को दो, खाना दो, फटाफट दो। अब एक जना चूक गया तो चूक गया, अब वो गवर्नमेंट सब जगह थोड़ी कर सकती है, आप भी नहीं कर सकते, लिटरली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को बचाने के लिए ये सारे केसेस जो है कोर्ट में न जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडिंग फादर्स जो है उन्होंने ये डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बनाई है। उसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है लोगों की भलाई के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, एक आइडियल स्टेट के लिए पूरे कोशिश करेगी, एफर्ट्स पूरे लगाएगी, पर ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सबको मिले ही मिले, पूरे प्रयास पूरे करेगी एफर्ट्स पूरे लगाएगी, पर कंपल्सरी नहीं है, समझे। तो ये होते हैं आपके डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक बार जो है हल्का सा बुक के अंदर देख लीजिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर जब पढ़ोगे आप उसको तो और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ये और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है वो आपस में नेक टू नेक चलते हैं, दोनों थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये भी कहा जाता है, तो पढ़ाते हैं सबसे पहले कि फंडामेंटल राइट जो है वो गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव है, और डीपीएसपी जो है वो गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव है। वो कैसे, ये भी देख लो कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव है, और डीपीएसपी जो है ना वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं ये सारे 6 के 6 राइट्स तो मिलने ही चाहिए, अगर नहीं मिले तो सीधा हम कोर्ट में पहुंच जाएंगे। तो गवर्नमेंट के लिए ऑब्लिगेशन हो जाता है सबको देना। इंडिया जैसी कंट्री में 100 करोड़ लोगों के या 150 करोड़ 130 करोड़ लोगों को सब राइट्स पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। तो ये गवर्नमेंट के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है कि यार किस किस को दे। उस वक्त गवर्नमेंट थोड़ी प्रेशराइज आ जाती है, हर तरह के जो है लोग कोर्ट में केस वगैरह कर देते हैं। डीपीएसपी क्या है? वो कहता है कि आपको कंट्री को जो है या समाज को जो है, सोसाइटी को जो है वो क्या बनाना है, एक आइडियल सोसाइटी बनानी है। डीपीएसपी ये कहता है सोसाइटी को एक आइडियल सोसाइटी बनानी है, उसके लिए आपको जो भी करना पड़े कीजिए, पर ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। करेगी तो गवर्नमेंट का ही अच्छा होगा, अगली बार गवर्नमेंट जीत के फिर आएगी, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है, गवर्नमेंट फुल ट्राई करती है, 99% ट्राई करती है। ये सारे जो गाइडलाइंस जो है अभी पढ़ेंगे क्या है, उसके लिए पूरा ट्राई करती है, पर 1% रह जाए ना तो उस पर कोई केस नहीं कर सकता। इसमें ये क्या हो जाता है, गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव, मतलब कि अच्छा पावर बूस्टिंग हो जाता है, भाई ये तो नहीं है, नहीं तो अब कहाँ सबको फंडामेंटल राइट देने पहुंचे। तो ये वाला जो है कॉन्सेप्ट आपके पॉजिटिव और नेगेटिव का रहने वाला है। पेज नंबर आपके रहने वाला है ये 43 पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। बाकी तो आप पढ़ लेना, इसके अंदर मुझे कुछ खास लगा नहीं। इसके अंदर एक वर्ड है, हाँ, जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है अगर वायलेट हो जाते हैं तो आप जो है कोर्ट में जा सकते हो, मतलब इस पे जस्टिस हो सकता है, तो ये हो जाते हैं जस्टिसेबल। इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते तो नॉन जस्टिसेबल, बस इतना सा ही फर्क, एक वर्ड आएगा आपको पढ़ने का। बाकी एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जमींदारी एबोलिशन वगैरह नेशनल, हाँ जमींदारी एबोलिश वगैरह की थी, तो उसमें क्या लोग बोल देते थे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये ज़मीन तो हमारी है, ठीक है ना। अब जमींदारी लॉज वगैरह क्या थे, जिनके पास भी ज़्यादा ज़मीन थी ना उनको बांट के जो है दूसरे किसानों को दे दी गई जो वहाँ पे खेती वगैरह करते थे पहले, ठीक है ना।
तो ये भी उस टाइम यही कहते थे कि नहीं ऐसे कैसे, मैं मेरी ज़मीन कैसे दे दूँ, जो मैंने एग्जांपल भी दिया था। उस वक्त उन चीज़ों को कैंसिल करने के लिए इस तरह की जो है गाइडलाइंस बनानी पड़ती है, जो कहलाती है आपके DPSP। हाँ देखो पेज नंबर 45 पे आओ, एक बार राइट साइड में लिखा हुआ है गोल्स क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, ठीक है। वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लोगों का भला करना, साथ में सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस भी देना। हम प्रीएम्बल में पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें क्या होती है। ये एक आइडियल्स है DPSP जिसमें ये सारी चीज़ें देनी ही पड़ती है। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग स्टैंडर्ड सबका बढ़ाने की कोशिश करनी, गवर्नमेंट करती भी है भाई, 1947 से करती आ ही रही है, और आज देख लो लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हर एक को घर दे दो। DPSP में लिखा हुआ है कि सबको जो है घर देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये नहीं है आप चले जाओ बोलोगे DPSP में लिखा हुआ लाओ फटाफट घर लाओ, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, गवर्नमेंट के पास भी बहुत से काम होते हैं, रिसोर्सेज हमारे पास भी कम है, पैसा भी लिमिटेड है, ट्राई कर रही है, सबको दे ही रही है और मिल जाएंगे थोड़े दिनों में। पर ऐसा नहीं कि आज ही आज सबको घर दे दो। बस उस जिद को रोकने के लिए इसको जो है DPSP में डाल दिया गया, ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स थी। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस बनना चाहिए, ऐसा काम करना, ठीक है ना। अब मान लो पाकिस्तान नहीं मान रहा है, इसमें इंडिया क्या कर ले बेचारा। आप बोल दोगे कि इंटरनेशनल पीस तो हो ही नहीं रहा है, दोनों आपस में लड़ रहे हो, तो हम तो अपने पूरी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को मनाने की, पर वो ही नहीं मान रहा है। तो ये जो चीज़ें, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो सारी जो है इस कैटेगरी में आ जाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि देश के हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून। अभी क्या है, मुस्लिम्स है तो उनके लिए अलग, उनका खुद का अलग लॉ चलता है, ठीक है, और इंडियंस के लिए हिंदू लॉ चलता है, सिख्स के लिए अलग, सबके समाज में अलग अलग। समाज में कोई पंचायत नहीं, कोई खाप पंचायत नहीं, कोई भी समाज की पंचायत नहीं, सब में सिर्फ एक ही कानून, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है। इसकी डिमांड चल रही है और होपफुली जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये कर देगी आगे आने के टाइम में। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर, ठीक है, लिकर जो है, जो आपका एल्कोहल है वो रोकना। अब क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है क्या गवर्नमेंट रोक सकती है कि किसी को भी दारू नहीं पीने देना? नहीं हो सकता, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप तो कल पहुंच जाओगे कि नहीं साहब वो दारू पी रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, और ये कैसे होगा? सोसाइटी को चेंज करके। सोसाइटी को जब मनाएंगे, सोसाइटी को जब कहेंगे कि भाई किसी अलग अलग नॉर्म से अलग अलग उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन रखेंगे, तब धीरे धीरे लोग क्या करेंगे, कम करेंगे